नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज IFPH के 444वें हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। पीपीटी अपलोड कर धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर के अविनाश सर, जो कि पटना में क्लिनिकल वेरिफिकेशन यूनिट में पोस्टेड हैं, जो कि CCRH मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है। सर वहाँ पे एज ए रिसर्च ऑफिसर साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, और सर ने अपना BHMS और MD NIH कोलकाता से कंप्लीट किया है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सर अपना एक टॉपिक हमें डिस्कस करने के लिए, टाइफॉइड ज्वर और इस के लिए होम्योपैथिक प्रबंधन। तो मैं सर से आग्रह करूंगी कि आज का अपना सेशन शुरू करें। सर अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज। जी मैडम, दिखाई आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है? जी जी सर, दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो विषय है वो टाइफाइड फीवर पे है, होम्योपैथिक मैनेजमेंट टाइफाइड फीवर का। इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। से मैं चाहता हूँ मैं इसे आरंभ करूँ, क्योंकि टाइम की भी कंस्टेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे स्टार्ट करूँ। कि बिहार में खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि बिहार में टाइफाइड काफी ज्यादा है। खास तौर पे नॉर्थ बिहार में टाइफाइड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए सर से हमारी बातचीत भी हुई, तो हमने ये टॉपिक हमने चूज भी किया है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आगे चल करके इस पे मैं कुछ अच्छा से रिसर्च एक्टिविटीज भी मैं करूँ इस पे। तो टाइफाइड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल, दैट इज एंटेरिक इन्फेक्शन नोन टू द मैनकाइंड। इसे एंटेरिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन्स इसमें इन्वॉल्व होती है टाइफाइड में। और इसमें इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि सल्मोनेला टाइफी के द्वारा कॉज किया जाता है। और ये एंटेरिक करने का मतलब नहीं कि सिर्फ इसमें इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है। इसमें बॉडी के जितने सिस्टम होते हैं, मैक्सिमम सिस्टम्स बॉडी के, इसमें मल्टी सिस्टम इलनेस से मैक्सिमम सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। टाइफाइड बीमारी में कहा गया है कि क्लिनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिकल कंटिन्यूअस फीवर फॉर 3 to 4 weeks। सिंह जी, इसको थोड़ा सा, इसको इधर ये कीजिए, ये यहाँ से। Clinically characterized by a typically continuous fever for 3 to 4 weeks and relative bradycardia with involvement of lymphoid tissue and considerable constitutional symptoms। टाइफाइड में जो ये बोला गया है कि ये 3 से 4 वीक तक रहता है, और साथ में रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया का कंडीशन है इसका, वो टाइफाइड के फर्स्ट वीक में होता है। सेकेंड वीक में वो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया में कन्वर्ट कर जाता है। इसलिए ये रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया सिर्फ ओनली फर्स्ट वीक के लिए। इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्लाइड्स में कि कॉन्वलेसेंस कैरियर सेट्स साल्मोनेला टाइफी फॉर 3 to 12 months आफ्टर ऑनसेट ऑफ द एक्यूट इलनेस। क्रॉनिक कैरियर जो होते हैं वे 12 मंथ, और उसके उसके से ज्यादा भी वो जो टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं उसको वो सेट करते रहते हैं। दैट इज द कैरियर स्टेट, दैट इज द कॉन्वलेसेंस एंड द क्रॉनिक कैरियर। टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड जो कहा गया है वो यहाँ पर यूजुअली लिखा हुआ है 10 से 14 दिन, लेकिन ये नॉर्मली 3 दिन से लेकर के 3 days to 3 weeks तक ये लास्ट करता है। जनरली 10 to 14 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड। जितना ज्यादा हम टाइफाइड के बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेंगे उसका इंक्यूबेशन पीरियड उतना ही शॉर्ट होगा। इसलिए यहाँ पर आप मेंशन होगा स्लाइड में, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंजेस्टेड। जितना ज्यादा हम टाइफाइड के बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड हमारा 21 डेज भी हो सकता है यदि बैक्टीरिया संख्या कम है। बैक्टीरिया काफी ज्यादा इंजेस्ट कर लिया तो 3 days तक भी वो इंक्यूबेशन पीरियड आ सकती है, जहां से कि हमें सिम्टम्स हमारे
अपीयर होना चालू हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स में यहाँ पर देखें कि वर्ल्ड वाइड भी काफी ज्यादा है। 2019 का ये फिगर है, करीब 9 मिलियन पीपल जो है टाइफाइड से सफर कर रहे थे, जिसमें से 1,10,000 लोग जो है टाइफाइड से मर गए। ये कम नहीं है। और जो एंडेमिक जोन्स है वहां पर जो इंसिडेंस रेट है टाइफाइड का वो करीब 1% है। खासतौर पर टाइफाइड जो है वो गांव की तुलना में शहर में ज्यादा देखा गया है। मैं चूंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और जब मैं अररिया का हूं तो मैंने उस रीजन में देखा कि जो लोग गांव के पेशेंट्स थे वो भी टाइफाइड से उतना ही इक्वली सफर कर रहे थे जितना कि अर्बन रेंज अर्बन जोन के। लेकिन जब पटना में आने के बाद जो ये कंडीशंस है वो टाइफाइड इंसिडेंस का यहाँ पर सैनिटेशन हाइजीन एंड सैनिटेशन का जो मामला है उसके हिसाब से देखा जाए तो अर्बन एरिया में ज्यादा देखे जाते हैं देन रूरल। क्योंकि अ, जो पाइपलाइंस होते हैं पानी के जो पाइपलाइंस होते हैं और जो पॉडी के जो पाइपलाइंस होते हैं जो नाला बना हुआ है उनमें कंटामिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसके कारण से इनके स्प्रेड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टाइफाइड जो है कहा गया है कि फीको ओरल रूट से स्प्रेड करता है। तो ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कि जब तक हम अपने सैनिटेशन और हाइजीन को इम्प्रूव नहीं करेंगे टाइफाइड होने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। ये वर्ल्ड वाइड एक मैप दिखलाया गया है कि जहां पर कि हाई रिस्क इंडिया जो है हाई रिस्क जोन में है और खासतौर पे बिहार भी जो है वो काफी हाई रिस्क जोन में है टाइफाइड के। जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर टाइफाइड होने के चांसेस, चूंकि उनकी सैनिटेशन एंड हाइजीन काफी अच्छी है तो वहां पर होने के चांसेस काफी कम होते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर इसके चांसेस होने के काफी ज्यादा है। कॉज में कहा गया सल्मोनेला टाइफी। इसमें 3 मेन एंटीजेंस होते हैं OH एंड VI। फैमिली इसकी एंटेरोबैक्टेरियसी है। ग्राम नेगेटिव बेसिली रोड सेप्ट बेसिलिस होते हैं और मेन इज द रिजर्वायर। ट्रांसमिशन जो होता है इसका फीकोरल रूट से होता है। क्लोज कंटेक्ट विद द पेशेंट्स और कैरियर्स, क्लोज कंटेक्ट पेशेंट्स एंड कैरियर्स, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, फ्लाइज एंड कॉकरोच, इन मोड से ट्रांसमिशन होता है। जिनको टाइफाइड है वो उनके बॉडीज में, यूरिन में, स्टूल्स में, इन सलाइवा में जो टाइफाइड के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो मान लीजिए डिफिकेट करने के लिए गए या यूरिनेट करने के लिए गए, उसके बाद उन्होंने अपने हैंड को वॉश नहीं किया। कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को वो क्या करते हैं पैंट में या फिर ऐसे ही कपड़े पे ऐसे हाथ पोंछ लेते हैं फिर चले आते हैं। ये इस तरीके से जो प्रैक्टिस लोग ज्यादा करते हैं वो लोग टाइफाइड को उनसे फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हैंड सैनिटेशन जो होते हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन करना काफी ज्यादा ये जरूरी है इन केस ऑफ द टाइफाइड। रिस्क फैक्टर में ट्रेवल टू एंडेमिक एरिया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, poor sanitation, close contact with the carrier, occupational exposure, age and immune status, previous history of typhoid fever, ये सब जो है ये रिस्क फैक्टर है। जो लोग एंडेमिक जोन्स में ट्रेवल करते हैं जहां पर कि जैसे अफ्रीका हो गया, इंडिया एंड जैसे हमारे बिहार में ही देख लीजिए, जो नॉर्थ बिहार में जो लोग ट्रेवल करते हैं जो एंडेमिक जोन्स है वहां पर जो लोग जा रहे हैं उनको ही होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। वैसे लोग जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, वैसा फूड एंड वाटर जो कि एस टाइफी बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है, जो लोग इसको इंजेस्ट करते हैं या ड्रिंक करते हैं उस पानी को, उनको होने के चांसेस ज्यादा। जहाँ पुअर सैनिटेशन है या क्लोज कंटेक्ट विद द कैरियर्स, जो लोग कैरियर हैं वो उनके क्लोज कंटेक्ट में है। कैरियर्स वैसे लोग हो गए जहां पर जो बैक्टीरिया को कैरी तो कर रहे हैं, अपने आप में बैक्टीरिया उनके बॉडी में है लेकिन वो सिम्टम्स वो नहीं कर रहे हैं। उनके क्लोज कंटेक्ट में जो लोग हैं उनको लगता है इनको तो कोई बीमारी नहीं है, चलो ठीक है, उनके साथ बैठकर थाली में खा लिया। थाली में खाने के बाद में क्या हुआ, उनको फैलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के रूप में हम देखेंगे जो लोग हेल्थ सिस्टम में है, वैसे लोग जो कि टाइफाइड के केसेस को ज्यादा डील करते हैं, उन लोगों में टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। खासतौर पे जो लैब में जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी अटेंडेंट्स या माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो स्पेसिमेन को जो डील कर रहे हैं लाइक यूरिन के, स्टूल को, ठीक है,
या फिर जो ब्लड को जो टेस्ट कर रहे हैं, खासतौर पे जो लोग टाइफाइड इन्फेक्टेड हैं, उनके ब्लड को, स्टूल को, यूरिन को जो लोग टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होने के कारण उनको होने के चांसेस ज्यादा है। और खासतौर पे यहाँ पर देखेंगे जिनको पहले टाइफाइड हो चुका है उनको दोबारा टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जहाँ जिनको टाइफाइड पहले हो चुका है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड फीवर, दैट इज द पास्ट हिस्ट्री, जिनको पहले टाइफाइड फीवर हो चुका है, हम देखेंगे कि कुछ मेडिसिन ऐसी है जहां पर लाइक कॉस्टिका, लाइक ट्यूबरक्लिनम, लाइक पैरोजेन, लाइक टाइफाइडिनम, ये ऐसी मेडिसिन हैं जहां पर हम कंसीडर करते हैं उसके पास सिस्टम में कि टाइफाइड हुआ है या नहीं। यदि टाइफाइड हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हम इन मेडिसिन को कंसीडर कर सकते हैं। Typhoid fever is highly contagious. An infected person can pass the bacteria out of their body in their stool, that is feces, or less commonly in their urine. Contamination of the water supply can in turn taint the food supply, and the bacteria can survive for weeks in water and air. ये हम बताना चाहेंगे, जैसे शहर है वहां से जो सीवरेज सिस्टम है, यदि स्ट्रॉन्ग सीवरेज सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो गंदे जो पानी है या फिर जो इन्फेक्टेड बॉडीज हैं वो जा रहे हैं नदी में, वहां से फिर नहर काट करके उनको दे दिया जाता है इरिगेशन के लिए, और वो इरिगेशन के लिए जो वाटर जा रही है और उससे जो सब्जियां उग रही है, और उन कच्ची सब्जियों को जो हम यदि कच्ची सब्जियां हम खाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में हमको टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए जो सब्जियां उगाई जा रही हैं उनको हम रॉ ना खाएं, कच्चा ना खाएं, उनको अच्छे तरीके से हीट करके पका करके ही हमें खाना चाहिए। दूसरी बात कि कंटामिनेशन ऑफ द वाटर सप्लाई, यदि वाटर हमारा कंटामिनेटेड है, और अभी गर्मी का सीजन में आप देख रहे होंगे कि सब्जियां जो मार्केट में बिकती हैं वो सूख जाती हैं, तो लोग करते हैं क्या, पानी का छिड़काव कर देते हैं, ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं, और वो पानी यदि कंटामिनेटेड है एस्टाफी से, तो ऐसे कंडीशन में और हम उन सब्जियों को प्रॉपरली धोए नहीं, वॉश नहीं करें और उनको उनको खाएं, तो टाइफाइड होने के चांसेस इससे ज्यादा हो जाएंगे। टाइफाइड के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, दैट इज द फीवर दैट कैन बी हाई एज 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट and may rise one night and fall the next morning and then continue to rise and fall. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है कि 96 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में नहीं, सेल्सियस में तो पानी बॉयल कर जाएगा तो बॉडी कैसे नहीं, तो ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है। यहाँ पर जो फर्स्ट वीक ऑफ टाइफाइड होता है, जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं फर्स्ट वीक ऑफ सिम्टम्स में, वो फीवर हमारा स्टेप लैडर होगा, स्टेप लैडर पैटर्न फीवर पाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फॉल इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, द वन नाइट राइज वन नाइट एंड फॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग। टाइफाइड के केस में इवनिंग राइज ऑफ द टेम्परेचर होती है और मॉर्निंग में टेम्परेचर कमता है। यदि टेम्परेचर मान लीजिए 98 है, 98 से मॉर्निंग में 98 है तो इवनिंग में 100 हो गया, तो अगले मॉर्निंग में 2 डिग्री राइज इन द इवनिंग एंड 1 डिग्री फॉल इन द मॉर्निंग। ये स्टेप लेटर पैटर्न में नॉर्मली कहा गया है इन द फर्स्ट वीक ऑफ द टाइफाइड फीवर के केस में, सिम्टम्स अपीयरेंस फर्स्ट वीक ऑफ द टाइफाइड फीवर। तो हम जब यहाँ पे देखेंगे इस चीज को तो देखेंगे कि 98 से, यदि मॉर्निंग में 98 है, फीवर आना चालू हुआ, इवनिंग में 100 है, तो अगले मॉर्निंग में वो 100 से 1 डिग्री फॉल करके 99, इवनिंग में फिर 101, फिर उसके मॉर्निंग में 100, फिर उसके इवनिंग में 102। तो इस तरह से इस स्टेप लेटर पैटर्न में फीवर जो होता है वो राइज करता है टाइफाइड के केस में इन द फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक के केस में जो फीवर है वो कंटिन्यूस हो जाता है, और थर्ड एंड फोर्थ वीक के आसपास में फीवर धीरे धीरे करके रिजॉल्व होने लगता है। वो डिपेंड अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन एंड द ट्रीटमेंट। यहाँ हेडेक आप देख पा रहे हैं, कॉमन सिम्टम्स में हेडेक है। नॉर्मली जो टाइफाइड के जो हेडेक्स होते हैं वो फ्रंटल हेडेक्स होते हैं, चिल होता है, चिल के साथ रैगर नहीं है लेकिन एक चिल है। जो नॉर्मल कंडीशन से हमारे आप सभी जान भी रहे होंगे कि जो चिल के साथ चिल एंड रैगर के लिए जो 3 बहुत कॉमन कंडीशंस हैं, वन इज द यूटीआई के केस में चिल एंड रैगर होता है, यदि डीप सेटेड एब्सेस हो गया उस केस में, और मलेरिया जहां पर चिल एंड रैगर देखा जाता है। लेकिन टाइफाइड के केस में चिल देखा जाता है। वीकनेस एंड फटीग मौजूद होगी टाइफाइड के केस में, मसल्स एक होंगे,
वीकनेस इन फटीग के केस में आप अर्निका, ब्रानिया, रस्टक्स, बैप्टिसिया, मसल एक में आप रस्टक्स है, ब्रानिया है, अर्निका है, ये सब आप मेडिसिन से आप थिंक कर सकते हैं। स्वेटिंग, स्वेटिंग आप टाइफाइड के केस में आप पाएंगे कि स्वेटिंग हो रही है। स्वेटिंग के केस में आप ध्यान देंगे कि यदि स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग होने के बाद सिम्टम्स एग्रावेट कर रहे हैं, एमलियोरेट कर रहे हैं। यदि सिम्टम्स स्वेटिंग के बाद एमलियोरेट कर रहे हैं तो हम नेट्रोम्यूर, लकेसिस, सोरेनम, इन सब मेडिसिन के बारे में थिंक कर सकते हैं। और यदि स्वेटिंग के बाद यदि सिम्टम्स एग्रावेट कर रहे हैं तो हम मर्क्यूरियस, मर्क्यूरियस सोलेबिलिस, ओलियंडर, इन सब मेडिसिन के बारे में थिंक कर सकते हैं। यदि स्वेटिंग काफी प्रोफ्यूज है और कोई रिलीफ नहीं मिल रही है, देन इस कंडीशन में हम हिपरसल्फ और संबुकस को भी थिंक कर सकते हैं। और यदि स्वेटिंग प्रोफ्यूज है और डेबिलिटेटिंग है, मीन स्वेटिंग होने के बाद वीकनेस काउज हो रहा है, तो संबुकस एंड आयोडम हम थिंक कर सकते हैं। कफ है, कफ के सिम्टम्स भी टाइफाइड में दैट इज कफ कोराइजा ये सब डेवलप करता है, जहां पर कि हम इनिशियल फेज में हम यूपिटोरियम, यूकेलिप्टस, कफ कोराइजा के केस में, कफ के केस में बेसिकली यूपिटोरियम, ब्रानिया और नेटम सल्फ हम देख सकते हैं, बेलाडोना हम देख सकते हैं, इवन जेलसीमियम हम देख सकते हैं। और जो मैं यहाँ बताना जो चाह रहा हूँ मेनली, जो कफ होता है, कफ विथ होल्डिंग द चेस्ट, ब्रानिया के केस में यदि कफिंग हो रही है विद स्टिचिंग पेन एंड होल्डिंग द चेस्ट, दैट इज द ब्रानिया, वी कैन थिंक ऑफ द ब्रानिया। और यदि लूज कफ है, ब्रानिया में ड्राई कफ होगा, यदि लूज कफ है तो ऐसे कंडीशन में हम नेट्रम, लूज कफ विथ होल्डिंग द चेस्ट, हम ऐसे कंडीशन में नेट्रम सल्फ को थिंक कर सकते हैं। और यूपिटोरियम परफोलेटम के केस में भी लूज कफ होता है साथ में होल्डिंग द चेस्ट, वहां हम यूपिटोरियम परफोलेटम को कंसीडर कर सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट बहुत जनरल सिम्टम्स है टाइफाइड का, जहां पर लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ऐसे कंडीशंस में हम नक्स वोमिका, हाइड्रोसिस, ये सब मेडिसिन देख सकते हैं। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जनरली फर्स्ट वीक में कॉन्स्टिपेशन एंड सेकेंड वीक में डायरिया देखा जाता है। कॉन्स्टिपेशन के केस में हम, टाइफाइड के केस में यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ऐसे कंडीशंस में हम ब्रानिया, नक्स वोमिका, ओपियम और हाइड्रोसिस जैसी मेडिसिन के बारे में हम थिंक कर सकते हैं। जहां तक डायरिया होगी तो सेकेंड वीक के केस में टाइफाइड में पीस ऑफ डायरिया ऑब्जर्व किया गया है। दैट डायरिया जो होती है वो ऐसा लगता है कि जब हम मटर जो होती है, मटर का पाउडर को पानी में घोर करके जब आप डालते हैं और उसको स्प्रिंकल कर छिड़क दें या बाहर मतलब गिरा दें, तो उस तरह का जो पॉटी होती है, दैट इज द पीस ऑफ डायरिया, सेकेंड वीक में हमें देखने को मिलती है। ऐसे कंडीशंस में हम कैमोमिला, हम रस्टक्स, इवन अर्जेंटम नाइट्रिकम, इवन पैरोजेन, ये सब मेडिसिन हम थिंक कर सकते हैं। और खास तौर पे एक जो रैश के बारे में चर्चा की गई है, दैट इज द रैश ऑफ फ्लैट वार्म पिंक स्पॉट्स यूजुअली ऑन आवर चेस्ट और द स्टमक। हमारे जो अपर एब्डोमेन एंड लोअर चेस्ट के रीजन में, इन बैक के रीजन में या फिर थाइज के रीजन में हम एक रोज स्पॉट्स ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द रोज स्पॉट्स। ये रोज स्पॉट्स जो है वो टाइफाइड के केस में 7th डे पे अपियर होता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिस बीमारियों में जो रोज स्पॉट्स है वो रोज स्पॉट्स ना कहें कि, पहले मैं टाइफाइड के बारे में बता दूं कि जो रोज स्पॉट्स है टाइफाइड का, वो जो अपियर हो रहा है वो टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी जो है, वो जब हमारे स्किन के कैपिलरीज में इम्बोलस के रूप में वो ट्रैप हो जा रहा है, उसी कारण जो स्पॉट्स क्रिएट हो रही है वहां पर, दैट इज द रोज स्पॉट्स। वो रोज स्पॉट्स जो होने का कारण है, दिस इज द रीजन कि जो टाइफाइड बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी, जो स्किन के कैपिलरीज के बीच में इम्बोलस के फॉर्म में वो ट्रैप हो जा रही है, वो हमारी एक स्पॉट के टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। और जब हम उसको प्रेस करेंगे, दिस इज रेड रोजी इश्यू क्रिएट करता है, प्रेस करने पर वो फेड कर जाता है। इस तरह से हम ये जो स्पॉट्स हैं वो 7th डे, दैट इज द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, एंड ऑफ द फर्स्ट वीक पे ये अपियर होता है और 3 से 4 दिन में ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर जाता है। दैट मीन द सेकेंड वीक के स्टार्ट में भी ये परसिस्ट करता है। कुछ ऐसी और भी बीमारियां हैं जहां पर कि इरप्शंस डेवलप करते हैं विद फीवर, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th डे के केस में डेंगू के केस में, 5th डे के केस में टाइफस के केस में, 4th डे मिजिल्स होती है, 3rd डे स्मॉल पॉक्स जो कि इरेडिकेट कर दिया गया है। सेकेंड डे के केस में हम स्कारलेट फीवर के केस में हम देखते हैं कि फीवर के सेकेंड डे इरप्शन से अपियर होते हैं, एंड द फर्स्ट डे इज द चिकन पॉक्स। यदि चिकन पॉक्स है तो उसके फर्स्ट डे पे हम इरप्शंस देखते हैं कि इरप्शंस अपियर होने लगते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हम देखेंगे जो प्रोड्रोमल स्टेज है, दैट इज द मलेज, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट,
एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये हमारा प्रोड्रोमल फेज है। उस केस में, उस फेज में हम इन सिम्टम्स को हम देखते हैं। तो कोई पूछ सकते हैं कि जैसे ये प्रोड्रोमल फेज स्टेज क्या हुआ, फेज किसी भी डिजीज के जो होते हैं 5 फेज होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज द इंक्यूबेशन, सेकंड इज द प्रोड्रोमल, एंड थर्ड इज द पीरियड ऑफ द इलनेस, फोर्थ इज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन, एंड फिफ्थ इज द पीरियड ऑफ कॉन्वलेसेंस। ये प्रोड्रोमल पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन जो होता है, जिस समय बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में इंटर्ड किए, वहां से जो फर्स्ट सिम्टम डेवलप किया, दैट इज द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। एंड इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो फर्स्ट सिम्टम डेवलप किया, वहां से जो जनरल सिम्टम्स जो अपीयर होने लगते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, जनरल साइन एंड सिम्टम्स, नॉट द डायग्नोस्टिक वन, दैट इज द प्रोड्रोमल फेज। पीरियड ऑफ इलनेस में डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ऑफ द डिजीज जो है अपीयर होते हैं। तो ये प्रोड्रोमल स्टेज जो होता है, यहाँ पर जनरल सिम्टम्स है, दैट इज द मलेरिया, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब जो है प्रोड्रोमल फेज में टाइफाइड के देखने को मिलेंगे। जबकि पीरियड ऑफ इलनेस के केस में हम देखेंगे यहाँ पर स्टेज 1 फर्स्ट वीक में, दैट इज स्लोली राइजिंग जो होता है, स्टेपलेटर फैशन में टेम्परेचर हमारा राइज करता है, दैट इज अप टू द 7 डे, 4th 5th इन जनरल अप टू 7 डे। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मैल्जिया हो सकता है, मैलेज हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, और इन पीस ऑफ डायरिया जो है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक और एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वीक में हम देखेंगे। यहाँ पर एक देखेंगे, जब इसको डायग्नोस करने की बात आती है तो दैट इज द रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया एंड आर्थराल्जिया एंड फेरेंजाइटिस भी हम फर्स्ट वीक में ऑब्जर्व करेंगे। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम डायग्नोसिस करते हैं टाइफाइड की। तो इस केस में नॉर्मली जो होता है ब्रेडिकार्डिया इज द, नॉर्मली सभी जानते हैं कि नॉर्मल जो हमारा पल्स है वो 60 to 100 के बीच में रेंज करता है। यदि 60 से बिलो है दैट इज द ब्रेडिकार्डिया, 100 से अबव है दैट इज टैकीकार्डिया इन केस ऑफ द एडल्ट। और दैट इज द रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया के केस बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट रेज कर रही है तो उस केस में पल्स जो है 10 बीट्स पर मिनट रेज करता है। लेकिन रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया के केस में क्या हो रहा है कि यदि फीवर हो गया, किसी का 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर, उसको फीवर 103 है, मींस 5 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि उसका टेम्परेचर रेज कर गया है, तो नॉर्मली उसको उसका बीट जो है, पल्स जो है 50 से रेज कर जाएगा। मींस आपका यदि हम 80 पकड़ लें, 80 ले लें तो 80 से 130 चला जाएगा। लेकिन रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया में क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट चला गया, लेकिन पल्स जो है हमारा 90 पे है, 92 है, 95, 96, पल्स हमारा उस लेवल पे इंक्रीज नहीं किया, देन इट इज कॉल्ड, दैट इज द रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है टाइफाइड के लिए। अदर सिम्टम्स आर्थराल्जिया एंड फेरेंजाइटिस भी आप देख सकते हैं, डिसेरिया है, नॉन प्रोटेक्टिव कफ है, एपिस्टैक्सिस भी देखा जा सकता है। सेकेंड वीक में जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो फीवर जो है स्टेप लेटर जहां पर चल रहा था फर्स्ट वीक में, वो सेकेंड वीक में अब कंटिन्यूइंग है, फीवर हमारा कंटिन्यू कर रहा है, वो 103 104 के आसपास आकर के अब वो कंटिन्यू फेज में चला गया है। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दैट इज इट इज टाइप ऑफ द रेमिटेंट फीवर, जहां पर कि फीवर जो है इंटरमिटेंट रेमिटेंट फीवर के केस में, इंटरमिटेंट फीवर के केस में हमारा वो बेस लाइन को फीवर टच करता है, जबकि रेमिटेंट फीवर के केस में फीवर रेज तो करेगा लेकिन वो बेस लाइन को टच नहीं करेगा, दैट इज द रेमिटेंट फीवर। फीवर स्टिल हमारा 104 में चल रहा है, और एब्डोमिनल पेन है, डिलीरियम इज फ्रीक्वेंट है, डिलीरियम यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा सकता है सेकेंड वीक में। और सेकेंड वीक में आप देखेंगे ब्लैंकेट लेसन से चेस्ट पे, एब्डोमेन पे ड्यूरिंग द सेकेंड वीक एंड रिजॉल्व इन 2 to 5 डेज, जो रोज स्पॉट्स थे। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि टाइफाइड को टाइफाइड क्यों कहा गया, ये सेकेंड वीक से ये बेसिकली ये आता है कि सेकेंड वीक में क्या होता है कि मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं प्रिडोमिनेट करते हैं, पेशेंट जो है डलनेस में वीक, मेंटल डलनेस आने लगती है पेशेंट में, वीकनेस डेवलप करने लगता है, स्टूपर डेवलप करने लगता है। स्टूपर वो कंडीशन है जहां पर कि पेशेंट जो है वो पार्शियल कंप्लीट सेंसरीली जो नर्व होते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं, उसमें वो इनसेंसिटिविटी फील कर रहा है, या फिर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस फेज में चला गया, दैट इज द स्टूपर फेज। और टाइफाइड जो लिया गया है वर्ड, वो टाइफस लाइक से लिया गया, टाइफस लाइक, दैट इज द टाइफाइड, एंड टाइफस इज द क्लाउडिंग ऑफ द माइंड, सो इट इज कॉल्ड टाइफाइड फीवर। थर्ड वीक में हम जब देखते हैं कि यहाँ पर सेकेंड वीक में कि बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पर सेकेंड वीक में जहाँ पर फर्स्ट वीक में हेडेक काफी प्रोमिनेंट था, बेसिकली फ्रंटल हेडेक, तो सेकेंड वीक में ये हेडेक जो होता है वो कमने लगता है थर्ड वीक में, और वो कमने लगता है। कभी कभी जब हम लोग मेडिसिन देते हैं, जब पेशेंट आते हैं तो हमने दिया मेडिसिन, पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब
मेरा बुखार तो वैसे बना हुआ है लेकिन मेरा हेडेक कम हो गया। उनको ये पता नहीं होता है कि ये ऑटोमेटिक है, वो हेडेक ऑटोमेटिक सेकेंड वीक थर्ड वीक कम हो रहा है, लेकिन उनको लगता है कि हमारी मेडिसिन काम कर रही है। लेकिन जब हम सही सिलेक्शन करते हैं मेडिसिन की तो ऑटोमेटिकली सिर्फ हेडेक ही नहीं, बाद बाकी सिम्टम्स भी कमते हैं, और हेडेक जितनी तेजी से कम रहा है नॉर्मली, उससे कई गुना तेजी से मेडिसिन सिलेक्शन, प्रॉपर मेडिसिन सिलेक्शन के बाद वो कमने लगता है। थर्ड वीक में क्या होता है, फेब्राइल become toxic, anorexia, intestinal perforation may cause abdominal hemorrhage हो सकता है, that is intestinal hemorrhage हो सकता है, intestinal perforations हो सकते हैं, ब्रेन के सिम्टम्स इंकेफेलाइटिस डेवलप कर सकता है, और वेट लॉस, चूंकि कंटिन्यूड हम एनोरेक्सिक मोड में है, खाने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती है, तो वेट लॉस काफी ज्यादा इसमें देखने को मिलता है थर्ड वीक में। टाइफाइड स्टेट जहाँ पे एफएटी है, कंफ्यूजन है, साइकोसिस है, हिमरेज होने के चांसेस, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण डेथ भी हो सकता है। रिकवरी स्टेज इज द फोर्थ स्टेज। फोर्थ, वहां पर हम देख रहे हैं कि इफ द इंडिविजुअल सर्वाइव टू द फोर्थ वीक, यदि इंडिविजुअल वहां से चौथे सप्ताह में भी यदि सर्वाइव कर जा रहा है, तो फीवर, मेंटल स्टेट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये धीरे धीरे करके इंप्रूव करने लगते हैं। इंटेस्टाइनल और न्यूरोलॉजिक जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो अनट्रीटेड इंडिविजुअल्स में, जो वैसे इंडिविजुअल्स जहां पर जो टाइफाइड से सफर कर रहे हैं, वैसे इंडिविजुअल्स में ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। वेट लॉस देखने को मिलेगा, जो डेबिलिटेटिंग वीकनेस है, वीकनेस स्टिल कंटिन्यू करेगी, वो देखने को मिलेगा। Some survivors becomes asymptomatic and the typhoid carriers and have the potential to transmit the bacteria indefinitely. कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो 100 पेशेंट्स में से 3% to 5% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कैरियर में डेवलप कर जाते हैं। वो सिम्टम्स शो नहीं करेंगे, लेकिन उनके बॉडी में एच टाइप ही मौजूद होता है, वे एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनमें कोई सिम्टम, बगल में बैठा हुआ आदमी जो उनके साथ थाली में बैठ के खाना चालू कर दिया, उनको पता नहीं है कि ये टाइफाइड कैरियर है, लेकिन वो पोटेंशियल थ्रेट है सामने वाले के लिए, खाना चालू किया, उसको धरने के चांसेस, होने के चांसेस, टाइफाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज विद कॉम्प्लिकेशंस, इंक्यूबेशन पीरियड बता गया शुरू में ही कि 10 से 14 दिन है, वो 3 दिन से लेकर के 3 वीक तक ये रेंज करता है। नॉर्मली जो होते हैं 10 से 14, 2 वीक के आसपास। जो क्लासिक टाइफाइड फीवर है, स्टार्ट अबाउट 1 वीक आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द ऑर्निन, जो नॉर्मली जो 7 दिन जिस समय आप इंजेस्टेड किए, ठीक है, जो फूड या वाटर विथ इन्फेक्टेड एस टाइफी, उसके 7 दिन के बाद में ये सिम्टम्स डेवलप करने लगते हैं। सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर जो है, वहां पर आप इसमें हमने ये ऑलरेडी हमने बता चुका है, जो पेशेंट ऑफ एंडेमिक एरिया है लाइक इंडिया एंड अफ्रीका, इसके बारे में हमने चर्चा कर दी है। कैस फर्टिलिटी रेट जो है, जो अनट्रीटेड केसेस है, जो वैसे केसेस जहां पर कि जो पेशेंट्स लो सोशियोइकोनॉमिक कंडीशन के हैं, जो गांव के लोग हैं जिन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया, उनमें फर्टिलिटी रेट होने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। बच्चों में ये डिजीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, छोटे बच्चों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है, इसलिए उनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाउ डू पीपल गेट टाइफाइड फीवर? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है ओनली नेचुरल होस्ट एंड रिजर्वायर है। जो लोग एंडेमिक जोन्स में ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर जो लोग एंडेमिक जोन्स में काम करते हैं, टाइफाइड एंडेमिक जोन्स में जो लोग काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, उनको होने के चांसेस, टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर हमने पहले भी बताया था कि जो लोग लैब में काम कर रहे हैं, लाइक लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो उन स्पेसमैन को डील कर रहे हैं, जो पेशेंट्स जिन्होंने अपने स्पेसमैन दिए टेस्ट के लिए, जो एस टाइपी से इन्फेक्टेड थे, उनको होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए जो लैब में जो लोग काम कर रहे हैं, कि मेरा एडवाइस है कि वो डबल ग्लव्स का यूज करें। और ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद सीवेज दैट कंटेन्स एच टाइप, ड्रिंक, जो पानी के पीने वाले पानी है, जो जो हमारे शहर में जो पानी सप्लाई की जाती है, वो पानी जो है, जो टैप वाटर हमारे हमारे नलों में आ रहा है, सभी के घरों में जो बोरिंग नहीं गड़ी हुई है, जिनके घरों में बोरिंग गड़ी हुई है वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन उनमें भी कहा गया है कि जो एस टाइफी होते हैं, जिस सल्मोनेला का जो इन्फेक्शन होता है, वो जहां पर बोरिंग गाड़ी जाती है और जहां पर कि हम अपने टॉयलेट का जो हम टैंक बनाते हैं, उन दोनों के बीच में कम से कम 50 फीट की दूरी, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, वो 50 फीट की दूरी कम से कम होनी चाहिए। नहीं तो बैक्टीरिया जो है वो इंटरनली जमीन के अंदर ही वो कंटामिनेट करने की कोशिश, और वो कंटामिनेटेड, वो वाटर जो होता है कंटामिनेटेड हो जाता है।
ये 50 फीट करीब मीन्स 15 मीटर की दूरी जो बोरिंग और सेप्टिक टैंक के बीच में होनी चाहिए नॉर्मल। बाद बाकी तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ ही है। How long is a person with typhoid fever contagious? A person with typhoid fever is contagious anywhere from days to years. लंबे समय तक वो स्प्रेड करता रहेगा और वो इन्फेक्शन फैलाता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ द कैरियर्स। अबाउट 3 से 5% पीपल जो होते हैं कैरियर होते हैं, मैंने बता दिया है। अदर्स suffer a very mild illness that goes unrecognized. These people may become long-term carriers to of the bacteria, even though they have the no symptoms. मैंने एक चीजें बता दी है। डायग्नोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस जहां पर कि हमने फर्स्ट वीक में हमने बताया था कि जो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो फीवर का जो हम लोग देखते हैं, जो पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो हम लोग उसकी नर्व्स देखते हैं, दैट इज हम लोग पल्स देखते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको फोरहेड पे टच करते हैं तो बेसिकली हम लोग दिस इज पामा सरफेस से हम लोग उसको देखते हैं कि अरे बुखार है या नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, बैक ऑफ द पाम का यूज करना चाहिए, क्योंकि पामा सरफेस की स्किन जो होती है थिक होती है, बैक ऑफ द पाम थिन होती है, तो ये ज्यादा सेंसिबल है और ज्यादा परसेप्टेबल है। बैक ऑफ द पाम से ही हमें पता कराना चाहिए, एज ए फिजिशियन हमें पता करना चाहिए। और फिजिकल फाइंडिंग्स में जो हम देखते हैं कि जब फिजिकल फाइंडिंग्स करें तो एब्डोमिनल टेंडरनेस आएगी, लिवर स्प्लीन जो है इनलार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में स्प्लेनिक या लिवर इनलार्जमेंट हो तो ऐसे कंडीशंस में हम कैरिका पपाया अपनी मेडिसिन से, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कैरिका पपाया या फिर एंडोग्राफिक्स दैट जिसको कलमेक कहते हैं, वो हम उनके बारे में थिंक कर सकते हैं। लिम्फ नोड जहाँ पर इनलार्ज कर गया है वहां पर हम ब्राटाकाव या फिर बेलाडोना ये सब मेडिसिन हम थिंक कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रैश, जहाँ रैश डेवलप कर गया वहां हम एपिस, बेलाडोना, रस्टक्स, ये डिफरेंट मेडिसिन, पल्सिटिला, जेलसिमियम, ये सब मेडिसिन हम थिंक कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इन केस ऑफ द रैश डेवलपमेंट। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट कॉमनली जो हम लोग करते हैं कि वो विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। और कुछ ऐसे डिजीज कंडीशंस हैं जहां पर कि पेशेंट्स टाइफाइड से सफर नहीं कर रहे हैं और उनमें भी विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो टेस्ट के मामले में टाइफाइड टेस्ट या ब्लड कल्चर को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा गया है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, जो कि 2nd to 3rd डेज ऑफ इन्फेक्शन में वो हम ब्लड कल्चर कर करके हम इसका पता लगा सकते हैं। जबकि हम विडाल टेस्ट जो है फर्स्ट वीक, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक 7 से 10वें दिन जाकर के ये पॉजिटिव पाया जाता है। इसमें भी खासतौर पे जो इसके एच एंटीजन है, ओ एंटीजन, यदि एच एंटीजन टाइटर जो है 1:160 और ओ एंटीजन यदि 1:80 यदि आ रहा है तो हम विडाल टेस्ट हम पॉजिटिव मान सकते हैं इसको। और जहां तक बोन मेरो है, बोन मेरो कल्चर भी कर सकते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। लेकिन जो टेक्निक है इसकी काफी डिफिकल्ट है, तो जनरली लोग इसको प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिकल चीजें वहां पर ये अवॉइड करते हैं। जहां तक टाइफाइड टेस्ट की बात है, वो आजकल किट आ गई है IgM-IgG की, तो किट के थ्रू हम टेस्ट करते हैं। और जब कोई व्यक्ति रिसर्च मोड में जाता है, जब किसी टाइफाइड केस को जब हम स्क्रीन करते हैं, वहां पर हम जनरली किट का यूज करते हुए उसको हम स्क्रीन करते हैं। और जब हम केस को इनरोल करते हैं, टाइफाइड केस को रिसर्च की मोड में यदि हम केस को इनरोल कर रहे हैं, तो इनरोलमेंट के लिए हम ब्लड कल्चर कराना आवश्यक होता है। लेकिन ब्लड कल्चर की जब बात आएगी तो वहां पर जब रिसर्च मोड की बात आती है तो ब्लड कल्चर करने के लिए 20 ml ब्लड की आवश्यकता होती है ब्लड कल्चर करने के लिए। तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे एथिक्स की भी बात आ जाती है कि 20 ml ब्लड हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और लेंगे तो इसमें एथिक्स कमेटी का रोल आता है कि हम इसको किस तरह से प्रोसीड करें। इस तरह से हम इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ हमने डायग्नोसिस देखा कि हम ब्लड कल्चर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड द विडाल टेस्ट दूसरे कुछ, जैसे यदि कोई व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा है, उस केस में भी देखा गया है कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जो लोग अभी सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं, वो कैरियर हैं, उनके केसेस में भी देखा गया। जो लोग एंडेमिक जोन्स में सब रह रहे हैं, उनके केसेस में देखा गया कि विडाल टेस्ट जो पॉजिटिव आ गया। फर्स्ट वीक में यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लड कल्चर जो है 90% केसेस में ब्लड कल्चर जो पॉजिटिव है। सेकेंड एंड थर्ड वीक में जो विडाल टेस्ट जो है वो 80 to 100% स्टूल
यूरिन कल्चर भी हम कर सकते हैं। 4th वीक में हम स्टूल एंड यूरिन कल्चर करते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड के लिए एक ट्यूबैक्स है, टाइफीडॉट है एंड किट टेस्ट, ट्यूबैक्स टेस्ट एंड टाइफीडॉट एंड किट। यहाँ पर हम एक कंपैरिजन हमने आपको दिखलाया है कि ट्यूबैक्स के टेस्ट में, टाइफीडॉट एंड किट की आईटी टेस्ट के केस में जो स्पेसिफिसिटी है एंड सेंसिटिविटी है, वो किट की स्पेसिफिसिटी 90% और जो सेंसिटिविटी है वो टाइफीडॉट की सबसे ज्यादा है। पैथोफिजियोलॉजी, ये सभी को पता है कि किस तरह से ये इंजेक्शन के बाद में फिर वो हमारे स्टमक में इतने हायर एसिडिटी मीन पीएच 1 to 2 के रेंज में पीएच होने के कारण, चूंकि हमारे बॉडी में एचसीएल सिक्रेशन हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में भी वो बैक्टीरिया जो है उसको पास करके इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद पेयर्स पैच स्प्लीन डेवलप करता है, फिर उसके बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन के बाद में वो ऐसा कहा गया कि गॉल ब्लैडर इज द साइट, वहां पर जाकर ये इन द फॉर्म ऑफ द रिजर्व वहां बैठा हुआ रहता है, फिर वहां से धीरे धीरे बाइल के थ्रू वो रिलीज होता है बॉडी में। साइन और रिकवरी हम देख सकते हैं कि जब हमारी भूख, टाइफाइड के केस में भूख जनरली मर जाती है, कहा गया कि भूख नहीं लगता है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगता है, भूख नहीं लग रहा है, तो भूख यदि आने लगे, यदि हम मेडिसिन दे रहे हैं तो भूख यदि लौट गई, बॉडी एक खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया, हेडेक कम हो गया, पेट का दर्द कम हो गया, जो कमजोरी है उसकी वो कम कम हो गई, डायरिया था वो खत्म हो गया, कॉन्स्टिपेशन कम, सर्दी खांसी बुखार जो था, वो खांसी थी वो कम हो गई, तो ऐसे क्या ये दीज आर द साइंस ऑफ द रिकवरी। हम इसका कर सकते हैं कि पेशेंट जो है ऑन द वे ऑफ द रिकवरी है। हम मेडिसिन दे रहे हैं तो ये फेज जो हमारा ये जो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, यदि इनको यदि शॉर्ट कर दे रहा है, दैट मीन्स मेडिसिन राइटली सिलेक्टेड है और हम एक राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। डाइट प्लान में मैं इतने बताना चाहूंगा कि ब्लैंड फूड लेना है, क्योंकि टाइम कम है, उसका आगे भी हमें प्रोसीड करनी है, तो डाइट प्लान में मैं ब्लैंड फूड लीजिए, स्पाइसी एंड फैटी फूड नहीं लेना है, जो पानी है हमारा बॉइल्ड होना चाहिए, मिल्क जो होना है बॉइल्ड होना चाहिए, पस्चराइज्ड होना चाहिए, अनपस्चराइज्ड मिल्क नहीं लेना चाहिए। और कोशिश, कुछ लोगों को हमने हमने यहां तक भी देखा है कुछ लोगों को कि वो करते क्या है कि जो गाय होती है, गाय गाय दूह रहा होता है और उसको ऐसे दूहते वक्त ही उसको ऐसे उठा करके उसके छाछ से ऐसे उठा के पी लिया, तो ऐसे कंडीशंस में टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट इज तो वो रॉ मिल्क है, जो लोग रॉ मिल्क यूज करते हैं उनको ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए डाइट प्लान होना, एक सही डाइट प्लान होना बहुत जरूरी है। इस केस में हम यदि नारियल पानी का यूज करें, लेमन वाटर का यूज करें, जिंजर वाटर का यूज करें, मैं बोलता हूं कि गोल्डन मिल्क, दैट इज स्किम मिल्क, स्किम्ड होना चाहिए और हल्दी मिला हुआ हो। यदि आप उसको यूज करते हैं कि हल्दी में कर्कमीन पाया जाता है जो कि एंटी कैंसरस के साथ एंटी बैक्टीरियल भी है, और इस पे बहुत ही ज्यादा हल्दी पे, दैट इज कर्कमीन पार्ट पे, उस पे रिसर्च अभी भी स्टिल कंटिन्यूड है। तो हम यदि हमारे इंडिया में काफी ज्यादा इजिली अवेलेबल है, दैट इज द हल्दी, कर्कमीन, टर्मेरिक जिसको बोलते हैं, तो हम वो यूज कर सकते हैं गोल्डन मिल्क के रूप में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हम देख पा रहे हैं कि वॉश योर, हाथ को आप गर्म पानी के साबुन से आप धोएं, खासतौर पे साबुन यूज नहीं करके हम हैंड वॉश यूज करें, और बैक ऑफ द हैंड से हम क्या कहता है हैंड वॉश को हम प्रेस करें, उसके बाद जो लिक्विड है सॉप की उसको लेकर के गर्म पानी से हम वॉश करते हैं। और जो कच्ची सब्जियां हैं, कच्चे फल, वो खाना हम उसको यदि कच्चा फल खा भी रहे हैं तो उसको अच्छे से गर्म पानी से उसको वॉश कर करके तब हम खाएंगे। और यहाँ मेंशन किया गया कि आप पैक्ड फूड ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है, कैंड फूड आप ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है, गर्म खाना खाएं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इम्यूनाइजेशन के लिए जो कहा गया कि अभी डब्ल्यूएचओ ने अभी जो इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन जो लॉन्च की है टाइफाइड के लिए, इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इंक्लूड नहीं किया है। भारत बायोटेक ने इसको मेडिसिन को सॉरी इस वैक्सीन को लॉन्च किया है, जहां पर कि वैक्सीन जो है 6 मंथ के जो ओल्डर है, 6 महीने के बच्चे, 6 महीने से लेकर के ओल्डर, 6 महीने के बच्चे चूंकि ब्रेस्ट फीड करते हैं, वहां तो प्रोटेक्शन मिलता ही है उससे, और उससे ऊपर के बच्चों को हम टीसीबी वैक्सीन दे सकते हैं। और जो टाइफाइड B1 पॉलीस्टाइड वैक्सीन है वो 2 साल या उससे ओल्डर इंडिविजुअल्स के लिए है। एक TY21 वैक्सीन से ये 5 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है।
कॉम्प्लिकेशंस के केस में जो है, हमने इसको पहले ही बता दिया है कि इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होंगी, परफोरेशंस होंगे, क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर बस्ट कर सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, निमोनिया हो सकते हैं, किडनी में इन्फेक्शन हो सकते हैं, और मेनिंजाइटिस हो सकता है, पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। दीज आर द दिस कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द टाइफाइड। टाइफाइड को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर, जो डिफेंस सिस्टम है उसका, वो मजबूत करना पड़ेगा। रिजर्वायर कंट्रोल, सैनिटेशन कंट्रोल एंड इम्यूनाइजेशन। हम इसके होम्योपैथिक पार्ट पे आते हैं, जो होम्योपैथी एंड टाइफाइड, इस पोर्शन पे हम यदि देखते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बहुत मोस्ट कॉमन मेडिसिन है, दैट इज हम जो टाइफाइड में यूज करते हैं, दैट इज बैप्टीसिया। मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है बैप्टीसिया। और शंकरन साहब ने एक माइज्म के बारे में भी बताया, दैट इज द टाइफाइड माइज्म, जो कि उन्होंने कहा है कि जो एक्यूट माइज्म और सोरिक माइज्म के बीच में है, दैट इज द टाइफाइड माइज्म। वहां जो उन्होंने मेडिसिन की जो चर्चा की है, दैट इज द ब्रानिया, दैट इज ब्रानिया। तो बैप्टीसिया ब्रानिया काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है टाइफाइड मेडिसिन, टाइफाइड के लिए, जो इन जनरली यूज किया जाता है। लोग बैप्टीसिया को मदर टिंचर में भी यूज करते हैं फॉर अर्ली रिजल्ट्स के लिए। आर्सेनिका मालूम है, आर्निका मोंटाना है। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि आर्निका मोंटाना के केस में जो पेशेंट की जो सिम्टम्स होते हैं, वो पेशेंट काफी ज्यादा बीमार होता है। टाइफाइड हो गया, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में चला गया, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में चला गया है पेशेंट, काफी ज्यादा बीमार है। उसके बाद में यदि आता है डॉक्टर से पूछने के लिए कि कैसे हैं, बोलता नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, आई एम वेल, मुझे कुछ नहीं हुआ। बीमार है वो, उसके बावजूद बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक सेज ही और सी इज सो वेल, दैट इज डिस्परेटली इल, उसके बावजूद भी वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है। जहाँ आर्सेनिक की बात आती है, मैं अर्निका में एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ कि दैट इज फियर ऑफ बीइंग स्ट्रक बाय द पर्सन कमिंग नियर टू हिम और हर। फियर ऑफ बीइंग स्ट्रक बाय द पर्सन कमिंग नियर टू हिम और हर। वो कोई व्यक्ति जो उसके नजदीक आना चाहता है तो इस बात से उसको डर लगता है। एक ये, दूसरा उसको ये कि बीमार होने के बावजूद वो बोलेगा नहीं 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 मैं तो ठीक हूँ। दूसरा है कि टाइफाइड के केस में अर्निका मोंटाना, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हीट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ द लोअर पार्ट, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन कुछ और मेडिसिन है जहां पर कि हीट ऑफ द अपर पार्ट एंड कोल्डनेस ऑफ द लोअर पार्ट। वन ऑफ द मेडिसिन इज द बेलाडोना, जहां पर बेलाडोना में भी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में हीट देखने को मिलता है। अर्निका के पेशेंट जो होते हैं, उन पेशेंट्स में वो स्टूपर स्टूपर देखने को मिलता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इनवॉलंटरी एंड अननोटिस्ड स्टूल एंड यूरिन। ये सेकेंड वीक में जब स्टूपर डेवलप करता है, उस केस में पेशेंट्स को ऑटोमेटिकली उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसकी स्टूल यूरिन बाहर निकल गई। यदि इस तरह का सिम्टम डेवलप कर रहा है और पेशेंट जो है बेड पे सो ब्रूस फील कर रहा है, उसको ऐसा लगता है बेड काफी हार्ड है, वो मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, उसके डिस्चार्जेस जो हैं काफी ऑफेंसिव है, खास तौर पे उसके यूरिन, स्टूल, पर्सपिरेशन, उसकी सांस जो छोड़ रहा है, ऑफेंसिवनेस सभी में होगा, लेकिन मैक्सिमम जो होगी उसके सांसों में बदबू रहेगी। जब वो सांस छोड़ेगा, उसमें अर्निका के पेशेंट्स में सांसों में भी सबसे ज्यादा फॉल ब्रीथ, दैट इज द फॉल ब्रीथ, सांसों में उसमें सबसे ज्यादा बदबू महसूस होती है। जबकि बैप्टीसिया के केस में उसके यूरिन, स्टूल, स्वेटिंग, सांस सभी जगह काफी ज्यादा उसके डिस्चार्जेस जो होते हैं काफी ज्यादा फॉल होते हैं। आर्सेनिक अमलबम के केस में पेशेंट जो होता है, अर्निका जहां बोलता है कि वो नहीं नहीं ठीक है मैं बहुत अच्छा हूं, वहीं आर्सेनिक का पेशेंट जो है फियर ऑफ डेथ उसको काफी ज्यादा होता है, लगता है मैं बचूंगा नहीं। दूसरी पॉइंट जो आती है कि आर्सेनिक का पेशेंट जो होता है, वो जिस तरह से हम लोग चाय पीते हैं सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके, उसी तरह से वो पानी पीता है, वो भी ठंडा पानी, ठंडे पानी की प्यास उसको ज्यादा होती है, बार बार पानी पिएगा
थोड़ा थोड़ा करके पिएगा, जिससे जैसे लगता है कि वो चाय पी रहा हो। और एग्रावेशन टाइम जो होती है उसकी मिडनाइट और मिड डे, इस सभी को ये पता है कि मिडनाइट एंड मिड डे एग्रावेशन आर्सेनिक की है। मैं जो यहाँ बताना चाह रहा हूँ खासतौर पे आर्सेनिक को लेकर के, जब टाइफाइड के केस में पेशेंट्स, जिसको टाइफाइड हो गया और आर्सेनिक, हम सोच रहे हैं कि इसको आर्सेनिक देंगे, तो उसमें रेस्टलेसनेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्सेनिक के पेशेंट वो बेड पे पड़े हुए रहेंगे, उनका हाथ पांव हिलेगा, लेकिन बॉडी जो है, मेन टंग जो होती है, वो ज्यादा मूवमेंट में नहीं रहती है, बेचैनी होती है। इसी कारण से वो वीकनेस के कारण से वो उठ नहीं पाते हैं ज्यादा। रेस्टलेसनेस के कारण से वो हाथ पैर जरूर हिलाएंगे, लेकिन वीकनेस के कारण से वो वहां से ज्यादा हिल नहीं पाती है। तो ये आर्सेनिक का पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो देखते हैं कि वो, उनको लगता है कि वो मर जाएंगे। रैपिड ऑनसेट, डिजीज की ऑनसेट जो होती है काफी रैपिड होती है इन केस ऑफ आर्सेनिक अल्बम। और जहां तक टाइफाइड की बात है, टाइफाइड में भी जो ऑनसेट होता है वो काफी रैपिड होता है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड रहेगा, और अडर जो होंगे काफी हॉरिबल, काफी ऑफेंसिव होंगे, जो लुक होंगे उसके वो बिसोटेड लुक होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो नॉर्मली से उसने अल्कोहल ले रखा है, वाइन ले रखा है, उसने दारू पी रखी है, ऐसा उसका चेहरा उसको देखने से लगता है। दैट इज द डिसऑर्डर कंडीशंस। और खास तौर पे बैप्टीसिया के केस में वो जब आप कोई चीज पूछते हैं बैप्टीसिया के पेशेंट को, तो वो एक दो वर्ड में आंसर देगा, और फिर देन बैक टू द स्टूपर, देन बैक टू द स्टूपर। दिस इज बैप्टीसिया टिंक्टोरिया। और बोरिक साहब ने इसके बारे में बहुत ही अच्छा लिखा है, और सभी ने पढ़ा है इसके लिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बोलने की जरूरत है। जहां तक ब्रानिया अल्वा की बात है, तो ब्रानिया अल्वा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ हेडेक होगी, थ्रॉबिंग होगी, ये सभी को पता है। बीटर टेस्ट, नेट्रम्यूर, सिनकोना, ब्रानिया अल्वा, बीटर टेस्ट। टंग इसके वाइटिस होंगे, थर्स्ट काफी ज्यादा होती है, ये वॉन्ट्स टू बी क्वाइट, ये हिलना डुलना नहीं चाहते, चुपचाप पड़े रहेंगे। उनको हिलना डुलना पसंद है, मोशन एग्रावेट करता है, हिलना डुलना नहीं पसंद करेंगे, खूब पानी पिएंगे। खास तौर पे वांट टू बी क्वाइट, वे चुपचाप बैठे रहना चाहेंगे। और इनका हेडेक जो है प्रेशर से रिलीव्ड होता है, दैट इज हैवी थ्रॉबिंग हेडेक, जो कि रिलीव्ड बाय द प्रेशर। मेडिसिन कार्बोवेज है, जहां पर कहा गया है कि कार्बोवेज नेवर वेल सिंस आफ्टर टाइफाइड, नेवर वेल सिंस आफ्टर टाइफाइड, कुछ टाइफाइड होने के बाद वो नेवर वेल। तो ऐसे कंडीशंस में कार्बोवेज के साथ हम सोरेनम भी हम थिंक कर सकते हैं, कार्बोवेज के साथ हम सोरेनम थिंक कर सकते हैं। क्रोटलेस वाइटस जो होता है, क्रोटलेस वाइटस जो होता है, जो हमने अभी टाइफाइड के केस में बताया कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, हिमरेज हो गया, कहीं से हिमरेज हो रही है, ऐसे कंडीशंस में हम क्रोटलेस वाइटस हम थिंक कर सकते हैं। और क्रोटलेस की खासियत होती है कि इसके स्किन जो होते हैं ड्राई एंड कोल्ड होते हैं। लकेसिस ड्राई एंड मॉइस्ट होगी इसकी स्किन, लकेसिस की, क्रोटलेस की ड्राई एंड कोल्ड हो। और इसके जो ब्लड होंगे वो थिन होंगे, नॉन कोगुलेबल होंगे, डार्क होंगे। और चूंकि अभी चूंकि ये टाइफाइड है, सीसीआरएच की अपनी रिसर्च है, जो अभी डेंगू का सीजन भी आने वाला, बारिश हो रही है, चूंकि उसमें डेंगू के केस में कॉटलेस जो है वो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में काफी मददगार रहा है, जो हम सीसीआरएच की अपनी रिसर्च है, जिसको डीना सर ने किया था। हायोसामस नाइगर है, बहुत सारे मेडिसिन जहाँ की कार्फोलॉजी है, बेड क्रॉस है, सब्सुलटस टेंडिनम, ये भी है टाइफाइड स्टेट के केस में सब्सुलटस टेंडिनम का, जहाँ पर कि जर्किंग, टेंडन में जर्किंग ऑफ द टेंडन्स, टेंडन्स जर्क करने लगते हैं। हायोसामस भी रैपिडली ग्रोइंग स्लोली, जब डिजीज टाइफाइड स्लोली डेवलप कर रहा है उस केस में ब्रायनिया एंड आर्सेनिक, और यदि रैपिडली डेवलप कर रहा है उस केस में हम हायोसामस को थिंक कर सकते हैं, बेलाडोना को थिंक कर सकते हैं, हम बैप्टीसिया को थिंक कर सकते हैं। लकेसिस के बारे में मैं सभी लोग जान रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। म्यूरेटिक एसिड के बारे में मैं एक दो लाइन में बताना चाहूंगा कि म्यूरेटिक एसिड में म्यूरेटिक एसिड बैप्टीसिया के केस में यदि पेशेंट लेट गया बेड पे तो ठीक है, लेटा हुआ है, मतलब
तकिया पे लिटा दिया तो लिटा दिया। म्यूरेटिक एसिड में तकिया पे लिटा दिया तो वो सर मतलब वीकनेस इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि एसिड ग्रुप है, वीकनेस इतनी प्रोफाउंड होती है कि वो तकिया से सरक जाता है, नीचे सरक जाता है। और एक और खासियत होती है कि जब वो पेशाब करने जाएगा उसकी पॉटी निकल जाती है। ये भी एक बहुत खासियत है। और उसका जो टंग होता है वो लेदरी टंग हो जाता है, जैसे स्किन जैसे इतना ड्राई हार्ड, मतलब वो रूप में टच करने लगता है। दैट इज द म्यूरेटिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में भी आप सभी को पता है, फॉस्फोरिक एसिड में जो पेशेंट जो है वो चुपचाप पड़ा हुआ रहेगा, लेकिन इसमें खासियत ये है कि फॉस्फोरिक एसिड के पेशेंट पड़े हुए हैं, लेकिन यदि आप उसको पुकारेंगे बुलाएंगे फिर वो उठ के बैठ जाएगा। सब कुछ ठीक है, वो जवाब दे रहा है, नॉर्मली जवाब दे रहा है, बेप्टिसिया की तरह नहीं कि हाँ, अर्निका की तरह ना, हाँ ठीक, इस तरह से। फॉस्फोरस जो है ब्रीडिंग फेज में हम फॉस्फोरस को हम याद करते हैं जब टाइफाइड के केस में ब्रीडिंग हो रही है। तो पैराजेनियम है, पैराजेनियम के बारे में बोला गया, पैराजेनियम के बारे में बोला गया कि डॉक्टर बर्नेट ने इसको अपनी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन पर कहा है कि बर्नेट्स ग्रेट रेमेडी फॉर द टाइफाइड। यहाँ पर बेड फील्स हार्ड है, थर्सलेसनेस है। पैराजेनियम के बारे में मैं एक बात बताना चाहिए कि टंग यदि क्लीन हो, और जो अभी हमने बताया था कि डिस्प्रोपोर्शनेट पल्स, टेम्परेचर 103 to 106, पल्स 140 to 160 70, ऐसा कंडीशन है तो पैराजेनियम को हम याद कर सकते हैं। टेरेबिंथ है, वहां भी यदि यूरिन में यदि मतलब टिम्पनाइटिस काफी ज्यादा है तो उस केस में हम टेरेबिंथ को याद कर सकते हैं। यदि हम गैस्ट्रिक सिम्टम्स यदि प्रिडोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ यूकेलिप्टस ऐड नहीं किया गया है, मैं यहाँ यूकेलिप्टस को भी याद करना चाहूंगा कि यूकेलिप्टस इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द टाइफाइड। जनरली लोग बैप्टिसिया, इपिटोरियम पर्फ, इवन यूकेलिप्टस, इवन टेरेबिंथ को भी टेरेबिंथ मदर टिक्चर भी यूज करते हैं, टेरेबिंथ ऑयल यूज करते हैं, इवन यूकेलिप्टस ऑयल भी लोग यूज करते हैं। पैराजेनियम के केस में उसके डिस्चार्जेस जो होते हैं काफी ऑफेंसिव, हॉरिबली ऑफेंसिव, ऐसा लगता है कोई मर गया है, सड़ गया है, ऐसा डिस्चार्ज उसमें पैराजेनियम के केस में देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं कुछ चीजें मैं ये डॉक्टर एस.सी. एलेन की बुक है दैट इज द थेरापेटिक्स ऑफ फीवर, वहां से मैंने थोड़ी चीजें मैंने लेने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को रखना चाह रहा हूँ कि टाइफाइड के केस में सभी को पता है ये मेडिसिन, फीवर विथ नो चिल, फीवर विथ नो चिल। जेल्सीमियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, फीवर विथ नो चिल। यदि वो एंडेमिक जोन में कहीं टाइफाइड है फैला हुआ, उस केस में हम आर्सेनिक, सेड्रॉन, चीनम सल्फ, चाइना, इपिटोरियम, जेल्सीमियम, नक्स, इन सोराइनम को हम थिंक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम बचा हुआ है, मैं स्केप करना चाहूंगा जल्दी जल्दी। रेमिटेंट फीवर जो कि बिकम्स टाइफाइड, रेमिटेंट फीवर, रेमिटेंट जो कि बेस लाइन टच नहीं कर रहा है लेकिन वो टाइफाइड हो गया, ऐसे कंडीशंस में हम एंटीमटाट फॉर सोरानिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोन टू बिकम टाइफाइड, वहां सोरानिम के साथ रस्टक्स है, बैप्टिसिया है। रिलैप्सिंग नेचर, रिलैप्सिंग में आप देखेंगे कि जो फीवर रिलैप्स कर रहा है वहां पर यूकेलिप्टस बहुत, सोरानिम इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग फीवर, जब दो फीवर जो एलाइक नहीं, पल्सिटिला चेंजिंग नेचर, इग्नेसिया, पल्सिटिला, सोरानम, ये चेंजिंग नेचर, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, सेम मेडिसिन जहां फीवर चेंज कर रहा है। इवनिंग, मैंने बताया कि टाइफाइड के केस में अभी मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है, इवनिंग राइज होती है। यदि इवनिंग में टेम्परेचर बढ़ रहा है उस केस में हम इग्नेसिया, पल्सिटिला, थूजा ऐसी मेडिसिन हम थिंक कर सकते हैं। प्रोड्रोमल फेज में भी बहुत सारी है, जैसे लॉस ऑफ प्रोड्रोम के बारे में मैंने बता चुका हूँ, उस जो लॉस ऑफ एपिटाइट है वहाँ हाइड्रास्टिस। बोन पेन में नॉट ओनली इपिटोरियम, सिनकोना भी थिंक कर सकते हैं, पेन हो रहा है कॉलिक, दैट इज सिनकोना, वहां भी डिजायर टू बी कवर्ड। डिजायर टू बी कवर्ड में हम नक्स भूमिका को डिजायर टू बी कवर्ड बहुत ज्यादा, हिपरसप, सैलिसिया, ट्यूबरकुलिनम, इपिटोरियम, डिजायर टू बी कवर्ड बहुत ज्यादा। डेबिलिटी सिर्फ सिनकोना में, आर्सेनिक में, सिनकोना में भी डेबिलिटी काफी तगड़ी है। कैन नॉट ड्रिंक एनफ, इपिटोरियम पर्फ जो होती है वो ज्यादा पी नहीं सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यदि हम अब मॉर्निंग आवर्स में 7 AM to 9 AM वहां पर उनको क्या चिल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 5 AM से में क्या सुबह के 5 बजे के आसपास में उनको प्यास ज्यादा लगेगी, 5 से 6। लेकिन जब वो 7 बजने लगेगा, 7 के आसपास, तब वो प्यास नहीं लगती है, तब वो समझ जाते हैं कि प्यास कम लग रही है, इसका मतलब चिल आने वाला है। दैट इज द इपिटोरियम। कैप्सिकम में क्या होता है, जस्ट रिवर्स। इग्नेशिया में क्या होता है कि जस्ट चिल, थर्स्ट जो होता है चिल फेज में थर्स्ट, चूंकि रेमेडी ऑफ कंट्राडिक्शन इग्नेशिया चिल फेज में सबसे ज्यादा थर्स्ट होगी। और प्रोक्सिज्म ऑलवेज बेटर बिफोर, मतलब प्रोक्सिज्म जो है, कंडीशन जो है वो हमेशा
मान लीजिए फिट फेज आने वाली है, उसके पहले जो पेशेंट जो है काफी अपने आप में अच्छा फील है, दैट इज द स्वरेनम। यदि टाइफाइड केस में हेयर फॉल हो रहा है, दैट इज क्लोरोमाइसिटिन, नेवर वेल सिंस कार्बोवेजन स्वरेनम। रेसिस्टेंट फॉर्म है टाइफाइड की, ऐसी कंडीशन में स्ट्रेप्टोमाइसिन यू कैन थिंक ऑफ। यदि सेप्टिक कंडीशन है बैप्टीसिया। मैं यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा क्लोरोमाइसिटिन के बारे में, कि क्लोरोमाइसिटिन के केस में जो शुरुआती दौर में क्लोरोमाइसिटिन जो पोटेंटाइज किया गया था, उस केस में टाइफाइड काफी प्रिवलेंट था 1960 के आसपास में, 1955 56 60 के आसपास में। तो उस समय टाइफाइड की मेडिसिन हुआ करती थी क्लोरोमाइसिटिन, देने के बावजूद भी टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा है, हो जा रहा है ठीक, फिर रिकर कर रहा है। तो उस समय के होम्योपैथ ने इसको पोटेंटाइज किया, फिर क्लोरोमाइसिटिन दे करके जब उसको होम्योपैथिक वे में दिया गया तो काफी अच्छा, काफी गुड रिस्पॉन्स रहा। ये हमने डॉक्टर आरपी पटेल साहब के, मैंने कभी आज तक क्लोरोमाइसिटिन नहीं दी है, ठीक है, यदि किन्होंने दिया होगा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये मैंने आरपी पटेल साहब की बुक में मैंने पढ़ा। तो प्रोफाइलेक्टिक के रूप में टाइफाइडिनम जो है, ये एक बुक है कॉम्पटन की, फ्रेडरिक कॉम्पटन की बुक है। वहां पर उन्होंने बताया कि प्रोफाइलेक्टिक जो है टाइफाइडिनम 200, ब्रानिया 30 एंड रस्टक्स में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, ये प्रोफाइलेक्टिक के रूप में यूज किया गया है। और जो भानु देसाई सर हैं, उनके हिसाब से, भानु देसाई सर के हिसाब से बैप्टीसिया इज प्रोफाइलेक्टिक, एम आर्सेनिक 6 उन्होंने बोला है कि एज ए प्रोफाइलेक्टिक। टाइफाइड फीवर बहुत सारी चीजों में यूज, मैंने सर को शेयर किया गया, टाइम काफी कम बचा है, शायद 2 या 3 मिनट बचा हुआ है। तो बहुत सारी चीजों में टाइफाइड फीवर एकम्पनीड बाय एब्सेस, सिलिनेस, कॉन्स्टिपेशन, मैं बता चुका है, ब्रानिया हाइड्रास्टिक नक्सवाम का पर्सपेशन है, यूरिनेशन, परफ्यूज। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जेल्सीमियम जो होती है, फीवर है, थर्स्टलेस मेडिसिन है, पानी नहीं पिएगा लेकिन प्रोफ्यूज यूरिनेशन, पेशाब बहुत ज्यादा कर, पानी पिएगा नहीं, पेशाब बहुत ज्यादा करेगा। ब्रानिया वेरी थर्स्टी, पानी बहुत पिएगा लेकिन पेशाब स्कैंटी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द होम्योपैथी, पेशाब उसकी काफी स्कैंटी होती है ब्रानिया की। लिवर इनलार्ज हो गया वहां, एब्सिंथ एब्सिंथ और क्या फॉस्फोरस लैक ऑफ स्प्लेनिक, आप सभी लोग इसमें वेल वर्स्ड है, मैं इसको बताना नहीं चाहूंगा, आप सभी को पता है सब चीजें। लेकिन खासतौर एब्डोमिनल डिस्टेंशन के केस में कॉकुलस और कॉल्चिकम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा फेटिडा ये थोड़ा याद रखिएगा, नक्स मस्केटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम का भी, मैं आप शेयर कर दे रहा हूँ इसको, आप इक्टेरिक फेज में क्रोटलेस वाइटस ये सब आप देख लीजिएगा सर से मांग करके। मैंने एक केस था, मैंने जिसको डील किया है, वो केस मैंने स्वैनम से टाइफाइड के केस को अभी अंडर ट्रीटमेंट है। दिस इज द केस, आप देख पा रहे कि नहीं पा रहे, ये हमारे इंस्टीट्यूट का है, सीबीयू दैट इज। मैंने इसमें शुरुआती दौर में, ये 27 फरवरी का केस है, आया हुआ है। शुरुआती दौर में मैंने इसको बैप्टीसिया दिया था, और लास्ट में मैंने इसमें स्वर्णम प्रिस्क्राइब किया, पहले 200 देन 1 m। शुरुआती दौर में जैसे सभी लोग, चूंकि ओपीडी में भीड़ लगी रहती है, मैं फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पेशेंट को, मैंने जो सिम्टम देखा उसके आधार पर मैंने बैप्टीसिया दिया। फिर देखा कि वो पेशेंट जो है सिम्टम उसके रिकर कर रहे हैं, उसको थर्स्टलेस था। बाद में 2 महीने के बाद देखा कि पानी का प्यास, गर्मी का मौसम आ रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बावजूद थर्स्टलेस है, मैंने उसको जैल्सीमियम प्रिस्क्राइब किया, सिम्टम्स इंप्रूव कर रहे हैं लेकिन फीवर नहीं जा रहा है। बाद में जब मैंने इसको इंटरोगेट किया बहुत अच्छे से, तो उसने एक सिम्टम बताया, दैट इज द फुल मून एग्रावेशन। उसको जब भी पूर्णिमा होती थी उसका बुखार जो है चढ़ जाता था। तो मुझे याद है फुल मून एग्रावेशन में स्ट्रेप्टो, विनाश जी अब समय पूरा हो गया है। अच्छा, स्वर्णम में स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम बहुत अच्छी मेडिसिन थी सर, मैंने स्वर्णम प्रिस्क्राइब किया 200 देने के बाद में उसका जो है बुखार एटलीस्ट कम से कम 1 महीने से नहीं है, बाद बाकी अभी सिम्टम्स धीरे धीरे करके अभी इंप्रूव कर रहे हैं सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, और खास करके टाइफाइड तो हम लोग सबको ही जानते हैं, लेकिन आपने जो प्रेजेंटेशन किया है वह प्रेजेंटेशन एक साइंटिफिक अप्रोच जो होना चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच में किया है। ये सभी को सीखने का जरूरत है, सभी प्रैक्टिशनर्स को इसे सीखने का जरूरत है, क्योंकि इसके बिना हम लोग ठीक से अच्छा क्लिनिकल अप्रोच नहीं हो पाता है। और आज के साइंटिफिक युग में अगर आप मेथोडोलॉजी को नहीं फॉलो करेंगे तो क्लिनिकल प्रैक्टिस भी बेकार हो जाता है और एविडेंस बेस्ड भी नहीं बन पाता है। तो मैं आपको बहुत बड़ा बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा गाइडलाइंस लोगों को दिया है। समय कुछ कम है और आपने डाइट की प्लान तो नहीं बता पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने डाइट प्लान के लिए भी इसमें रखा है प्रोग्राम, तो हम लोग कभी फिर और आपसे सुनेंगे और उसमें इस चीज़ को जानने का कोशिश करेंगे। तो
Yeah, everyone will get the recording. Next day or tomorrow, we can get the recording of this also. तो एक क्वेश्चन था और हम लोग इसके साथ में इस सेशन को समाप्त करते हैं। अंकिता जी, आप कंक्लूड कर जी सर। दीजिए सेशन को। जी सर, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम हमें देने के लिए। और इसके साथ में हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका है। 8:01 हो चुके हैं। 8 बजे से 9 बजे तक इंग्लिश सेशन होगा। वो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ धनीश सर को। ओवर टू यू Thank you, सर। ma'am. Thank you, ma'am, for giving the opportunity, ma'am. Thank you, Sani sir. Thank you very much.